कफन में जेब नहीं होती। मैं कहता हूँ कफन में जेब होती है, लेकिन अगर उसमें आप पुण्य के अंश को ले जाना चाहें तो आपको कफन में भी जेब दिखाई देगी। तो हमारा विज़न दूसरे प्रकार का विज़न है हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का। हम आज की भी चिंता करते हैं और भविष्य की भी चिंता करते हैं कि 100 साल बाद देश कैसा होगा। एक एक काम, एक एक गली डेवलपमेंट से लेकर के आदमी के सुख दुख से लेकर सीधे मेरे दिमाग में रहता है, मेरी आंखों के सामने रहता है। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को कि उन्होंने 200 करोड़ रुपए का टूल हमारे यहाँ अथर्टन मिल में लगा करके स्किल डेवलपमेंट का बड़ा केंद्र कानपुर को दिया। और कोई व्यक्ति हो, नाई हो, हलवाई हो, मोची हो, कुम्हार हो, कोई भी व्यक्ति हो, ठेले वाला, ऑटो वाला, फल वाला, वो सारे ही लोग सीधे मुझसे कनेक्टिविटी रखते हैं। धामी जी इसी लखनऊ की सड़कों पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के कारण से झंडा लेके जिंदाबाद जिंदाबाद। और मुझे विश्वास है कि जो मोदी जी की इच्छा है कि आने वाला जो नौजवान है जब इस देश को संभालेगा तो ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट जाएंगी और नया भारत उसके हाथ। योगी जी देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं यूपी के एक ऐसे विधायक से जो उत्तराखंडी हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में रहकर एक पहचान बनाई है। न सिर्फ एक राजनीतिक पहचान बनाई है बल्कि जनता के बीच लोकप्रिय भी हैं। और सबसे खास बात यह है कि 403 यूपी में जो 403 विधानसभाएं हैं उस पर टॉप 10 जो जीत का आंकड़ा है वो इन्हीं के नाम है। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। टॉप 10 विक्ट्री में आपका नाम है, तो क्या है राजनीतिक यात्रा? क्या कोई पारिवारिक परिवार में कोई राजनीति में था या? हाँ, देखिए, मैं वैसे तो बेसिकली उत्तराखंड का मैं रहने वाला हूँ। वहाँ पौड़ी है, पौड़ी के पास एक खंडा ब्लॉक है, वहाँ फरकेतु ग्राम है, उस जगह का मैं रहने वाला हूँ। लेकिन हमारे पिता 7 साल की उम्र में वहाँ से कानपुर आ गए थे और उन्होंने कानपुर में ही एसडी कॉलेज, जो उनके आई कार्ड है मेरे पास, एसडी कॉलेज और हलीम मुस्लिम कॉलेज और डीएवी कॉलेज, इसमें पढ़ करके उन्होंने 7 साल शिक्षा भी ग्रहण करी, फिर वहीं नौकरी करी, फिर हम लोग वहीं, उनकी शादी हुई, हम लोग वहीं पैदा हुए और वहीं कानपुर में ही हम लोगों का कार्य क्षेत्र भी और शिक्षा दीक्षा ये सारी चीज़। बीच में कुछ वर्ष 6 वर्ष के लिए पिता का ट्रांसफ़र हुआ सरकारी सर्विस के कारण से, तो गोरखपुर के पहले सजनवा है, तो 11 किलोमीटर पहले वहाँ हम लोग जा कर के रहे। और वहाँ पर चूँकि पूर्वांचल का पूरा वातावरण था और हम लोग राप्ती नदी बहती है, एक महावीर जूट मिल है, वहाँ हम लोग रहते थे और वहाँ छठी मैया का पूजन होता था। छठी मैया के पूजन को हम लोग करते करते मुझे नहीं पता था कि छठी मैया प्रसन्न होकर के मुझको एक ऐसी विधानसभा में पार्टी के द्वारा टिकट दिलवा देंगी कि जहाँ पर सर्वाधिक कानपुर में छठी मैया का पूजन होता है और वो पूजन सर्वाधिक मेरी विधानसभा क्षेत्र में होता है। और मुझे छठी मैया के लिए घाटों के निर्माण का अवसर मिल जाएगा, भक्तों के चरणों में सेवा करने का अवसर मिल जाएगा। ऐसा अवसर मुझको छठी मैया के पूजन के रूप में मिला और मैंने उसको बखूबी निभाया। और बीच बीच में गांव से भी 2-3 साल में एक बार आना जाना बना रहता है, कनेक्टिविटी रहती है। लेकिन बेसिकली कानपुर में, चूँकि कानपुर में ही पैदा हुए, कानपुर में ही बड़े, कानपुर में ही शिक्षा दीक्षा हुई, फादर की भी शिक्षा दीक्षा हुई, तो बेसिकली कानपुर से ही हमारा लगाव और कानपुर को ही मैं अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि मानता हूँ। आज उत्तर दक्षिण 2 ज़िले हैं कानपुर में, लेकिन उस समय एक ज़िले में मुझे मंत्री बना दिया, फिर महामंत्री बना दिया, फिर महामंत्री बना दिया, फिर महामंत्री बना दिया, फिर पार्टी ने मुझे संयोजक के नाते अध्यक्ष बनाया कानपुर महानगर का, फिर मुझे कानपुर महानगर का अध्यक्ष बना दिया, फिर मुझे कानपुर उत्तर ज़िले का बीजेपी का अध्यक्ष फिर बना दिया। उसके बाद पार्टी ने मुझे टिकट दिया और जनता ने और कार्यकर्ताओं ने मुझे हाथों हाथ लेके मेरे 30 साल के कानपुर के लिए किए गए परिश्रम और विपरीत परिस्थितियों में, जब विभिन्न सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, उस समय जो मैंने संघर्ष किया था जनता के लिए, कानून व्यवस्था से लेके बिजली, सड़क, नाली, खड़ंजा, लोगों की ज़रूरतों की चीज़ के लिए सड़कों पर संघर्ष करते हुए पुलिस की लाठी खाई, गाली खाई, मुकदमे झेले, सारा मान अपमान सब झेलते हुए तब पार्टी ने मुझको टिकट दे दिया और जनता ने हाथों हाथ लेके मुझे आशीर्वाद दे दिया। कार्यकर्ताओं ने सर माथे पर बैठाल कर मेरा पूरा चुनाव लड़ा, आज भी लड़ते हैं वो। और दूसरी बार, पहली बार में मैं 37% मात्र वोटिंग हुई थी और उसमें 21,000 समथिंग से मेरी जीत हुई थी। किसी भी माननीय मंत्रीगण के पास अगर मैं बैठता हूँ तो केवल चाय पीने नहीं बैठता, कोई ना कोई कागज़ मेरे हाथ पे होगा और जनता की कोई ना कोई
लाभ की मैं योजना को लेकर के वहाँ से आ रहा होता हूँ। मतलब मैं सदन का भी अगर उपयोग है तो सदन का उपयोग भी मैंने पिछली बार भी बोला कि मेरे यहाँ छठी मैया का पूजन होता है, मेरी एक 3 किलोमीटर की नहर है, उसको पक्का कर दिया जाए। मैं धन्यवाद दूंगा गोरक्षधाम पीठ के पीठाधीश्वर महाराज योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री जी को और AK शर्मा जी हमारे नगर विकास मंत्री जी को कि उन्होंने 17 करोड़ के प्रोजेक्ट में 7 करोड़ रुपए मुझको 15वें वित्त से दे दिया है और 10 करोड़ रुपए अभी कल ही उन्होंने कहा है कि 10 करोड़ भी हम जारी करेंगे, पूरी नहर को पक्की कराएंगे। मैं छठी मैया की कृपा से, चूँकि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की छठी मैया का बहुत बड़ा एक पूजन होता है। हमारे यहाँ एक नहर है जो 3 किलोमीटर लंबी नहर है, जो हमारी विधानसभा क्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है, जिसके लिए मैं बहुत समय से संघर्ष कर रहा हूँ और अपनी बात को रख रहा हूँ। क्योंकि उस नहर के कट जाने से अगर हम पानी प्रेशर से हमारे यहाँ से बड़ी नहर से छोटी नहर लिंक निकलती है, वो 3 किलोमीटर लगभग मेरी विधानसभा में है, और अगर उसमें हम पानी तेज़ी से छोड़ने देते हैं तो कच्ची नहर है, दोनों तरफ कट जाती है। 40-40 साल से गरीब आदमी रह रहा है। एक 72 साल की 71 साल की हमारी बूढ़ी माँ का भी निधन पैर फिसल करके नहर कटने से हो गया। एक 11 साल के छोटे बच्चे का निधन नहर कटने से पैर फिसल करके गिर गया, मर गया। और बेमौसम बस्तियों में जो 40-40 साल से बसी है, बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। और अगर पानी को प्रेशर से मैं रोकता हूँ, जबरन रुकवाता हूँ, तो 150-150 किलोमीटर दूर घाटमपुर, फतेहपुर, जहानाबाद, महाराजपुर, यहाँ पर किसानों के लिए जो ये लिंक नहर निकली है, इससे उनको खेतों में सिंचाई के लिए टेल तक पानी नहीं पहुँचता है। तो मैंने उनसे जब कहा महाराज जी से कि मैंने कहा हमारे यहाँ गरीबों की जान बच जाए, जो मेरी प्राथमिकता है, इस नहर को पक्की करा दीजिए, फिर आप जितनी मर्जी हो प्रेशर से खोलिए, और किसानों को भी आवश्यक है खेत में पानी, वो भी उनको पहुँचे और हमारा ये भी हो। और तीसरा सबसे बड़ा उद्देश्य कि मेरी छठी मैया का पूजन जो लोगों का पूरे कानपुर में होता है, मैं चाहता हूँ कि चूँकि ये गंग नहर हरिद्वार से निकली हुई है और इसी की लिंक नहर है, ये ओरिजिनल गंगा जल है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी माताएं बहनें इस ओरिजिनल अविरल निर्मल बहते हुए गंगा जल में छठी मैया का पूजन करें, और भक्तों को मैं उस पर किनारे किनारे घाट का स्वरूप दे करके उनको पूजन का सुंदर स्वच्छ स्थल मुहैया करा सकूँ। मैं महाराज जी से, मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ कि महाराज जी मेरी एक सड़क एक नाली आप बाद में दे दीजिएगा, लेकिन अगर किसी गरीब व्यक्ति का जान बचाने के लिए मैं पत्र लिखूं तो उसको प्राथमिकता पे जारी करिएगा, क्योंकि गरीब व्यक्ति की जान पैसे के अभाव में नर्सिंग होम में चली जाती है, क्योंकि नर्सिंग होम बिना पैसे के उसका इलाज नहीं करता है। तब मैं कहता हूँ, बड़ी दमदारी से कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होती, मैं कहता हूँ कफन में जेब होती है, लेकिन अगर उसमें आप पुण्य के अंश को ले जाना चाहें तो आपको कफन में भी जेब दिखाई देगी। कफन में आप ये भौतिक चीज़ें नहीं ले जा सकते, गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा ये नहीं ले जा सकते, लेकिन किसी की जान बचाइए, किसी के पैर में चप्पल पहनाइए, किसी को भोजन कराइए, किसी को शिक्षा ग्रहण कराइए, किसी को स्वास्थ्य दीजिए, स्वास्थ्य सेवा दीजिए, तो आपको उस पुण्य के अंश जो प्राप्ति होगी उसको आप अपने जीवन उपरांत भी ले जा पाएंगे, और उसका प्रतिफल आपके भी परिवार को, आपके बच्चों को, समाज को और आपके शहर को भी प्राप्त होगा। मेरी विधानसभा में कोई कह दे कि पानी नहीं है, तुरंत दूसरे दिन तीसरे दिन से मैं उसके यहाँ पानी की समरसेबिल प्रारंभ करा दूँगा या पाइपलाइन बिछवा रहा हूँगा। पेयजल मैं बहुत प्राथमिकता से देता हूँ। तो इस कारण से आज जो स्वामित्व का मामला है लेबर कॉलोनी का, वो लेबर कॉलोनी के स्वामित्व पर हमारे योगी जी ने, महाराज जी ने, मुख्यमंत्री जी ने मुझे उसमें श्रम मंत्रालय बोर्ड का सदस्य बना दिया है। एक बैठक हुई है, मैंने उनको कहा है कि लेबर कॉलोनी में जो है, जहाँ है, जैसा है, जितना है, उसका मालिकाना हक उसको दे दिया जाए, क्योंकि आपने इसमें कई 30 से 40 साल से 1 रुपया मेंटेनेंस का नहीं लगाया है, और हम लोगों ने 40 साल में 50 साल में उस कॉलोनी में पुताई करा के और प्लास्टर करा के आपके हक का काम जो आपने करना था वो हमने अपने पैसे से किया। तो इसलिए मात्र टोकन मनी के आधार पर मालिकाना दे देना चाहिए। आज पुती हुई कॉलोनी को देख करके, शीशे लगे हुए देख करके किसी भी अधिकारी को भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों की 4-4 पीढ़ी वहाँ रह रही है। हमारे उन बुजुर्गों का त्याग, अभाव में रहकर जो जीवन बिताया, उसका परिणाम है कि मात्र शीशा लगा पाए हैं, मात्र पुताई करा पाए हैं, मात्र प्लास्टर करा पाए हैं। ऐसे में मात्र टोकन मनी लेकर के ही कॉलोनी का मालिकाना हक वहीं के जो भी रह रहा है उसको दे देना चाहिए। आपकी सरकार को प्रेजेंट जीत हासिल हुई है यूपी में, बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। एक वीडियो वायरल हुआ आपका जिसपे आप अधिकारियों को फटकारते हुए नजर आए, वो क्या मामला था पूरा? देखिए, जिस नहर की मैं बात कर रहा हूँ उसी नहर सिटियाई नहर है, उसके दोनों तरफ बस्तियाँ बसी करीब 40-45 साल से।
50 साल भी हो गई कुछ बस्तियों में, और 50,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। 10,000 लोगों को पता नहीं किस सोच में एक अधिकारी, एक एक्शन आया सिंचाई विभाग का, और उसने रातों रात नोटिस चिपका दी कि कल बुलडोजर आएगा और आपकी बस्ती गिरा दी जाएगी। शाम को 3 से 4 बजे उसने घर घर में लगवा दिया। 5 बजे मेरे पास फ़ोन आया, पब्लिक रोने लगी। मैं पहुंचा तुरंत मौके पे, देखा तो नहर पे किनारे खड़ा था, तो एक बूढ़ी माँ 80 साल से ऊपर की होगी, उस बूढ़ी माँ ने अपनी 2.5 साल की बेटी, नंगी बेटी थी, गोद में लिए, एक हाथ में अटैची लिए जा रही थी। मैंने कहा माँ कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि बेटा वो कल मकान गिराने आ जाएंगे। उसका झोपड़, जरा सा झोपड़ी थी, ऊपर छप्पर था और कच्ची दीवारें थी, ऐसी बहुत सारे घर बने हुए वहाँ पे। तो वो ऐसे जा रही थी। मैंने कहा रुको माँ, यहीं रखो सामान, तो कोई नहीं आएगा, कोई नहीं गिराएगा। और वहीं से मैंने फ़ोन मिलाया, तो मुझसे उसने, जैसे ही मैंने मिलाया, उसने कह दिया कि तो कल बुलडोजर आ जाएगा, तो अवैध है और कल साफ़ हो जाएगा सारा। इतना सुनते ही मेरे स्वभाव के विपरीत, मैं संसदीय शब्दों का प्रयोग करता हूँ, लेकिन मैं अनकंट्रोल्ड हो गया उस बूढ़ी माँ के आंसुओं को देख करके। उस गरीब बच्ची को, छोटी बच्ची को गोद में नंगी लेकर के शिफ्ट होते हुए देख रहा था मैं आंखों के सामने। हाँ नमस्कार, सुरेंद्र मैथानी बोल रहा हूँ। ये मनोज जी, तुमने कब ज्वाइन किया है यहाँ पर? 16 मार्च को। और यहाँ पर अभी तुमने नोटिस लगा दी हमारे यहाँ पूरी बस्ती में? नहीं, क्या किया जाए, नहीं मेरी बात समझ लो। यहाँ पे अगर तुमने आगे कोई कदम उठाया मनोज, और कोई अगर यहाँ बुलडोजर आया, तो तुम्हारा, तुम्हारी कंपनी का और तुम्हारे बुलडोजर तीनों का मैं स्वागत करूंगा। और जब मुझसे निपट लेना तब तुम बस्ती में आना, ठीक है? ये गंदा काम बंद कर दो। मोदी जी, योगी जी लोगों को घर दे रहे हैं और तुम उजड़वा दोगे? इतनी हिम्मत हो जाएगी क्या? बुलडोजर और सबको घुसड़वा दूंगा इसी नहर में। बिल्कुल, यहाँ पर छू ना देना, नोटिस फड़वा फेंकवा दो। बोल दिया मैंने, यहाँ सब फड़वा फेंकवा दे रहा हूँ। बुलडोजर आना नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ एक आदमी दिखना नहीं चाहिए, और दिख गया तो समझ लेना फिर बुलडोजर और पूरा जो दिखेगा सबको इसी नहर में घुसड़ दूंगा। बिल्कुल साफ भाषा में समझ लेना। इसमें कोई मेरी फोन आवाज टेप कर लो, मेरी आवाज को टेप कर लो, ये काम आएगी तुम्हें जिस समय तुम बुलडोजर लेके आओगे। यहाँ की तरफ नजर ना उठा देना बिल्कुल। ये पूरी नहर सिटियाई तक किसी भी बस्ती पे गरीब आदमी 40 साल से रह रहा है। मोदी जी मकान दे रहे हैं, योगी जी मकान दे रहे हैं, तुम यहाँ बस्ती उजाड़ दोगे? हम नहर को पक्की बनवाने के लिए लगे हैं। निर्दोष को आपने अगर कोई योजना बनानी है तो आप योजना बना करके बताइए ना, बैठिए। हमको पता है गरीब आदमी कहाँ कैसे, अगर उसको आपको पक्का देना है तो पक्का दीजिए, कुछ ऐसी उसकी व्यवस्था करिए। ऐसे थोड़ी होता है कि आप रात में आए और लगा दें और सवेरे कह दें बुलडोजर साफ़ कर देंगे। तो मैंने उससे फिर फ़ोन से कहा, मैंने कहा देखो तुम्हारे बुलडोजर को घुसड़ दूंगा इसी नहर में। मतलब मेरे मुंह से असंसदीय निकल गया, मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा। लेकिन उस परिस्थिति को देख करके फिर मैंने महाराज जी से भी आग्रह किया। महाराज जी ने उस बात को अप्रिसिएट किया। मैंने कहा महाराज जी, अगर आपका कोई आदेश हो तो ये गिरा दें। माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी का आदेश हो, गिरा दें। माननीय हाई कोर्ट का आदेश हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, गिरा दें। ये कोई आदेश नहीं किसी का, हमारी सरकार का आदेश नहीं, हमारी पार्टी की अपेक्षा नहीं। तुम कौन होते हो? तुम्हारा राज अधिकारी बेलगाम है क्या? बेलगाम नहीं है। ये कुछ ऐसे पैसे वाले लोगों ने एक योजना ऐसी बनाई थी कि अगर वो हट जाएगा तो किसी को एक्स्ट्रा ज़मीन प्राप्त हो जाएगी। करोड़ों की ज़मीनें हैं। ऐसे में अधिकारी को सोचना चाहिए कि सब ऐसे नहीं है। और जैसे मैंने ये एक्शन लिया, देखिए आप, पूरी तरह बुलडोजर रुका, क्योंकि मेरा एक्शन कोई गुंडागर्दी पे चल रहे बुलडोजर को रोकने का नहीं है। मेरा किसी आतंकवादी, किसी दंगाई पर बुलडोजर चलने को रोकने को नहीं है। मेरा तो किसी गरीब आदमी के लिए जब आदेश ही नहीं हुआ, माननीय कोर्ट का नहीं हुआ, माननीय सरकार का नहीं हुआ, फिर तुम कौन होते हो? उन्होंने रियलाइज़ किया, उस अधिकारी को कड़ी फटकार लगी सरकार की तरफ से भी, और उन गरीबों को फिर वहीं पर लगाया गया। सारी नोटिसें उन्होंने ही फिर फाड़ के फेंक दी। तो ये इस प्रकार की ऐसी घटना कभी हो जाती है। लेकिन चूँकि दिल में दर्द है, स्वयं उस परिस्थिति से गुजर के आया हूँ जब एक कमरे की कॉलोनी थी, और सन 1975 में जब राशन कार्ड पे 5 बोरी सीमेंट मिलती थी एक महीने में, मात्र 5, तब पिताजी साइकिल पे सीमेंट ले आते थे।
सीमेंट की बोरी कंधे पर रख करके ऊपर चढ़ाते थे। हम लोग 1 महीने में दीवार बनाते थे, 1 महीने में प्लास्टर कराते थे। उसके अगले महीने जब 5 बोरी मिलती थी तो स्लेब डालते थे, आधी स्लेब पड़ती थी। ऐसे जुगाड़ से करके बनाया और उस दर्द को जानता हूँ कैसे आदमी एक कमरा बना लेता है, चूँकि खुद भी उस दर्द से गुजरे, इसलिए उनका गरीबों का दर्द मुझको पता है। इसलिए मैं अपने यहाँ किसी भी गरीब पर, ज़रूरतमंद पर कोई अत्याचार नहीं होने देता। आपकी विधानसभा जो है वहाँ पे स्लम का भी बड़ा क्षेत्र है और वहाँ पे औद्योगिक क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है, शायद यूपी में सबसे बड़ा। हाँ, यूपी में सबसे बड़ा है औद्योगिक क्षेत्र हमारी मेरी विधानसभा में है। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैंने माननीय मोदी जी की, चूँकि मुझे 5-5 रैली कानपुर में अध्यक्ष रहते हुए कराने का अवसर मिला है, उनके साथ शेयर करने का अवसर मिला है। 2013 में 19 अक्टूबर को कानपुर की पहली रैली, देश की पहली रैली थी, जो पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश में पहली हरियाणा की मोदी जी जब घोषित हुए थे 2013 में प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी की तरफ से, तो पहली हरियाणा में सैनिकों की रैली हुई थी और पूरे देश की पहली पब्लिक रैली उत्तर प्रदेश में कानपुर में की गई थी। और कानपुर में मोदी जी की उस रैली का संयोजक पार्टी ने मुझे बना दिया था और रैली के प्रभारी हमारे माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, जो आज सिंचाई मंत्री हैं। यानी 2014 में जो पहली रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई, 2013 में चुनावों से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले जो पहली रैली हुई देश में प्रधानमंत्री के दावेदार होने के बाद, पद के दावेदार होने के बाद, कानपुर में हुई। वहाँ कुर्सी शायद आज भी रखी हुई है कुछ। वो बताइए, मोदी जी 2013 में अध्यक्ष थे उस समय। हाँ, वो मोदी जी जिस कुर्सी पर बैठे थे, जो कुर्सी मैंने उनके लिए लगाई थी, आज भी वो धरोहर के रूप में हमारे कार्यालय में सुशोभित है, पार्टी के कार्यालय में सुशोभित है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। तो मोदी जी ने वहाँ पर जो तमाम झगड़े उस समय हुए, सरकार, अखिलेश जी सीएम थे, वो करने नहीं दे रहे थे, तमाम झगड़ों को करके किसी तरह हम लोगों ने उस रैली को बनाया और बीबीसी चैनल ने अपने चैनल पे बोला था कि 5.5 लाख से ज़्यादा की भीड़ वहाँ पर आई थी। और मोदी जी ने मंच से कहा था कि कानपुर में मुंडी मुंड और झुंडी झुंड, ये शब्द बोले थे और उन्होंने कहा था कानपुर का ये कर्ज मैं उतारूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी को, जब वो प्रधानमंत्री बने और मैं गया और उनसे भेंट हुई, तो मैंने जब उनको बताया तो उन्होंने कानपुर में, मैंने कहा, मंच पे ही कहा था, मैंने कहा था भाई साहब ये भीड़ बता रही है कि अब आप प्रधानमंत्री बनेंगे। वो बैठे हुए थे, माननीय राजनाथ सिंह जी भाषण दे रहे थे, तो मैंने मंच पे था, तो उन्होंने कहा, हंसने लगे, कहने लगे हाँ अध्यक्ष। तो मैंने कहा भाई साहब जब आप प्रधानमंत्री बन जाएं तो कानपुर को कुछ दे दीजिएगा। कहते हैं क्या चाहते हो? मैंने कहा मैं चाहता हूं कि कानपुर में नौजवान लड़के, ये मैनचेस्टर कहा जाता था, लोगों को 15-20 हज़ार रुपये की नौकरी के लिए दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर, NCR यहाँ ना जाना पड़े और अपने माता पिता के साथ रहेगा और अपने कानपुर में ही वो 15,000 कानपुर में पाए और बाहर 30,000 पाए, तो उसको 15,000 ज़्यादा सूट करेगा, 15-20 हज़ार रुपये बाहर नहीं। तो मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को कि उन्होंने 200 करोड़ रुपए का टूल रूम हमारे यहाँ अथर्टन मिल में लगा करके स्किल डेवलपमेंट का बड़ा केंद्र कानपुर को दिया, जिससे रायबरेली के रेल के डब्बे का कारखाना भी जुड़ा हुआ है, होजरी का हब जुड़ा है, रक्षा का हब जुड़ा है, तमाम विभाग जुड़े हुए हैं और वहाँ पर 3 महीने से लेकर 3 वर्ष तक की ट्रेनिंग के उपरांत बच्चे को प्लेसमेंट की भी लगभग जिम्मेदारी वहाँ की रहती है। ये उन्होंने कानपुर को मोदी जी ने दिया और कानपुर को तो बहुत सारा मोदी जी ने दिया। मैं कहूँ ट्रेनों के चक्कर बढ़ाने को लेके कानपुर का एयरपोर्ट दिया, जो बाहर कानपुर के बाहर से नहीं आते हैं वो मेरे यहाँ चूँकि उद्योग है, इस कारण से राजस्व में भी कानपुर में कमी आई और डेवलपमेंट में भी, रोजगार और नौकरी के संसाधन भी कम हो रहे थे। अब मैं धन्यवाद दूंगा, उन्होंने, मोदी जी ने रक्षा का हब दे दिया, होजरी का हब दे दिया और हमारे यहाँ तो होजरी का फ्लैटेड फैक्ट्री 128 फैक्ट्री एक स्थान पर दे दी और घरेलू लोगों को भी सर्टिफाइड करके योगी जी और मोदी जी ने अपनी विश्वकर्मा श्रम योजना से 1 हफ्ते की ट्रेनिंग देते हैं, उसका जो मानदेय होता है उनके खातों में जाता है, सर्टिफाइड करते हैं। और होजरी उदाहरण के लिए कि अगर कोई घरेलू महिला अपने घर में कोई रोजगार करना चाहे तो उसको रॉ मटेरियल भी मिलेगा, पर पीस वो सिल करके देगी, उदाहरण के नाते से पर पीस सिल करके देगी, उसका पैसा उसके खाते में आएगा, ना उसको रॉ मटेरियल की चिंता, ना मार्केट की चिंता। और वो होजरी का हब इसको मार्केट करेगा, जिसको MSME के द्वारा लगातार ऑपरेट किया जा रहा है। मोदी जी ने इसको ठीक से संभाला है और एलिम्को जैसे संस्थान को, जो दिव्यांगों का पहली बार में 600-650 करोड़ से ज़्यादा रुपए दे करके, दूसरे बार में 750 भी करोड़ रुपए से ज़्यादा देकर जर्मन टेक्नोलॉजी से उसको जोड़ करके वहाँ गरीब हमारे जो कुल भी हैं, गरीब भी हैं, सामान्य भी हैं, जो भी दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं, उनको एडवांस टूल्स जर्मन टेक्नोलॉजी से जोड़ करके आज एलिम्को जैसी संस्था कानपुर में दे रही है, जिसको
2014 के पहले कांग्रेस की सरकार ने बंद करने की संस्तुति कर दी थी, उसको मोदी जी ने कानपुर में जिंदा कर दिया और उस कारण से लोगों को वहाँ पर नौकरी भी मिल रही है, रोजगार के साधन मिल रहे हैं और दिव्यांग भाई बहनों की एलिम्को से पूरे देश में एडवांस हाथ पैर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं सारे उनको आर्टिफिशियल मिल रहे हैं, जिससे उनका जीवन भी एक स्तर बन गया। ट्राईसाइकिल से लेकर काफ़ी एडवांस टूल्स वहाँ से उनको प्राप्त हो रहे हैं, जिसको कांग्रेस बंद कर रही थी। हम आज की भी चिंता करते हैं और भविष्य की भी चिंता करते हैं कि 100 साल बाद देश कैसा होगा। हम आज तय करते हैं, मोदी जी ने तय किया कि 2047 में विकसित भारत होगा। ये मोदी जी ने तय किया, सब में हिम्मत नहीं। कांग्रेस तो तत्कालीन बात करती थी, गरीबी हटाओ का नारा देती थी और गरीबों को हटाने पे जुट जाती थी, कोई चिंता गरीबों की कभी नहीं की। अन्यथा बताए कांग्रेस कि क्यों नहीं पहले लोगों के खाते खोले गए। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए क्यों कह रहे थे कि 1 रुपये चलता है और 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा। जब देश का प्रधानमंत्री ये भ्रष्टाचार स्वीकार करे तो आम जनता किसके आगे रोने जाए जब प्रधानमंत्री मान रहा है। तो ऐसे में क्यों नहीं खाते खोले गए, क्यों नहीं पहले 5 लाख का बीमा दिया गया, क्यों नहीं निःशुल्क प्रधानमंत्री आवास दिया गया, क्यों नहीं निःशुल्क मुख्यमंत्री आवास दिया गया, क्यों नहीं निःशुल्क राशन दिया गया, क्यों नहीं महिलाओं को सुरक्षा दी गई, क्यों नहीं कन्याओं के विवाह, गरीब कन्याओं का विवाह कराया गया। तमाम ऐसी योजनाएं पहले क्यों नहीं दी गई। आज मोदी जी ने अगर दिया है तो विपक्ष की ये बौखलाहट भी अब दिखती है। उनको लगता है कि जिस प्रकार से मोदी जी देश को चला रहे हैं और जिस प्रकार से योगी जी उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं, विपक्षियों का काम खत्म हो गया है। तब वो इस प्रकार के अनर्गल बयानबाजी करके, जिसका कोई अर्थ नहीं है, अपने को भाजपा के कंधे पर चढ़कर अपनी पार्टी को खड़ा करने का असफल प्रयास कर रहे हैं। देखिए, विपक्षी बौखलाहट की जब आपने बात की तो देखा कि अखिलेश यादव बिल्कुल शांत है और जितना विपक्ष था वो बिल्कुल भाजपा के सुर पे सुर तो मिला रहा है, ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहा है। देखिए तो ऐसा क्या किया है? देखिए अखिलेश ये जी दबाव है विपक्ष पे या क्या है ये? हाँ देखिए, साक्ष्य हैं। अखिलेश जी चुप हैं तो इसके पीछे साक्ष्य हैं कि कैसे उनकी सरकार पुलवामा में सब पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है कि कैसे माफिया राज था, कैसे लोगों के मकानों पे कब्जे, दुकानों पे कब्जे, महिलाओं से छेड़छाड़, थाने में घुस के थानेदार को मारना, दरोगा और सिपाहियों को सड़क पर गिरा करके मारना। गुंडागर्दी का ये आलम था कि अपहरण एक उद्योग बन गया था कि किसी भी व्यक्ति के अगर बच्चा है तो कहने उठाओ, अब इसकी पकड़ बेचो, और पकड़ें बिका करती थी। आज किसी माई के लाल में दम नहीं है। जब आप उदाहरण ले लीजिए गाजीपुर का, तत्कालीन जो ये मुख्तार अंसारी थे, उस समय उन्होंने हत्या करी। हत्या वो सब कोर्ट डिसीजन करता है कि क्या है, लेकिन अखबारों ने और मीडिया ने दिखाया कि हत्या के बाद कैसे AK-56 राइफल कंधे पे रखकर जिप्सी पे खड़े होकर के फ़ोटो खींची और सारे समाचार पत्रों के प्रमुख फर्स्ट पेज की वो सुर्खी बना। और मुख्यमंत्री अपनी सीट पर बैठा है, मुख्यमंत्री की दम नहीं। अब कह रहे मुख्यमंत्री लाचार थे उस समय, कितने बड़े माफियाओं को रोक सके, चाहे वो अतीक हो चाहे वो आप कह रहे हैं तब के मुख्यमंत्री थे वो लाचार थे, और अब जो मुख्यमंत्री हैं आप कह रहे हैं अब ये लाचार नहीं है। अब इनके कारण से जब कानून व्यवस्था सुधरी, तब आप देखिए कि 40 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा निवेश हुआ है। और इतना निवेश हमारे यहाँ 87,000 करोड़ रुपए का निवेश केवल कानपुर में हुआ है। ये आसान बात नहीं है। और उसमें से काफ़ी कुछ पार्ट या तो शिलान्यास हो गया, कहीं प्रारंभ हो गया, कहीं बनना प्रारंभ हो गया। तो ये तब हुआ जब लोगों को कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का मिला जो भारत सरकार से मोदी जी ने और गडकरी जी ने दिया, जिससे लोगों को आसानी हुई। जैसे अब हमारे यहाँ एयरपोर्ट बना तो बाहर आएगा, जब बाहर से विदेशी बाहर आएगा, यहाँ पर उद्योग बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि लोगों को छोटे छोटे रोजगार भी करने को मिलेंगे, नौकरियां भी करने को मिलेगी, और प्रतिभा जिस प्रकार की है उसको उसी प्रतिभा के अनुसार हमारे बहन भाइयों को, बेटे बेटियों को उनकी नौकरी भी प्राप्त हो रही है, रोजगार भी उनको प्राप्त हो रहा है। रोजगार मेला भी लगाया जा रहा है, नौकरी का मेला लगाया जा रहा है, उससे भी उनको संसाधन दिए जा रहे हैं। आज पूरा सिनेरियो प्रदेश का और देश का बदल चुका है। अब सरकार हमारी केवल डेवलपमेंट पे, देश के मान को बढ़ाने के लिए और विकसित भारत की तरफ तेज़ी से कदम बढ़ा रही है। उसमें अहम रोल जो होता है वो कानून का होता है, जिसको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी तरह लागू किया और देश में हमारी सरकारों ने अपने अपने स्टेट पे लागू किया है। और मोदी जी ने उसी आधार पर कानून व्यवस्था को बल देते हुए कानून में सुधार किए हैं, शिक्षा नीति में सुधार किया है, और ये सारी चीज़ें नए भारत के निर्माण की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जो मोदी जी की इच्छा है
कि आने वाला जो नौजवान है जब इस देश को संभालेगा तो ये सारी चीज़ें बहुत पीछे छूट जाएंगी और नया भारत उसके हाथ में होगा, जो भारत विश्व से कम्पिटिटिव खड़ा हो सकता है जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, यानी $1 ट्रिलियन हम उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे और $5 ट्रिलियन हम देश में हो जाएंगे। 20% यूपी की भागीदारी होगी। बहुत बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि उसका अर्थ बहुत बड़ा है। उसका अर्थ है कि जब हम आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेंगे तो हमारे यहाँ नौकरियों की बाढ़ होगी, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, हमारे यहाँ आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत आज मोबाइल हम बना रहे हैं, सारी चीज़ें हम बना रहे हैं। हम अपने ही यहाँ जब बनाएंगे तो लोगों को नौकरी मिलेगी, प्रतिभा हमारी निखरेगी। जो हमारी प्रतिभा देश की है, यानी हमारा नौजवान पढ़ लिख करके जो सेवा अमेरिका में दे रहा है, विदेशों में दे रहा है, उसको वो सेवा अपने ही घर में रहकर, अपने ही देश में रह करके देने को मिलेगी और उस आधार पर उतना ही आर्थिक लाभ उसको होगा और वैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर उसको देश में प्राप्त होगा। देश की सियासत का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, देखा जाए तो वाराणसी से ही सांसद हैं वो। तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं वो लखनऊ से सांसद हैं। ऐसे में कैसा लगता है कि यूपी से सबसे ज़्यादा जहाँ पे वर्चस्व है पूरे देश में, रिप्रेजेंट करता है यूपी, वहाँ से विधायक है, तो कैसा लगता है? एक तरफ राजनाथ सिंह, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गर्व होता है कि हमारा उत्तर प्रदेश आज इस स्थिति में है जहाँ से वो मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री दिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी जैसे दिए और बहुत सारे मंत्रीगण देश को दिए। और आज उत्तर प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, डेवलपमेंट को लेकर, निवेश को लेकर, रोजगार और नौकरी को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के, गरीबों के लिए समर्पित सरकार को लेकर के, और इतना ही नहीं, रक्षा के जब हब लगा दिया, रक्षा का हब दे दिया कानपुर में, और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को भी जब यहाँ पर बनाने का क्रम हो गया, तो आप कल्पना करिए कि उत्तर प्रदेश किस तरह से देश को सहयोग करने के लिए अग्रणी पंक्ति पर, पहले नंबर पर खड़ा है। और आज उत्तर प्रदेश जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हमारी भाजपा की सरकार जो चल रही है, ये आज की डेट में इसी कारण से देश को प्रगति के रास्ते पर ले जा रही है और उत्तर प्रदेश को भी प्रगति के रास्ते पर ले जा रही है। और ये सारे संसाधन उत्तर प्रदेश का मेहनती नागरिक, मेहनती व्यक्ति उत्तर प्रदेश की तरफ से, अपने श्रम से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने डेवलपमेंट के विज़न से सरकार को भी लाभ दे रहा है, प्रदेश को भी लाभ दे रहा है और भारत के मान को विश्व में बढ़ाने के लिए कड़ा परिश्रम कर रहा है। चाहे बच्चा हो, अच्छी शिक्षा प्राप्त करके आने वाले समय में वो प्रदेश और देश को संभालेगा, और चाहे किसी भी तरह की व्यवस्था हो, उन पर प्रत्येक वर्ग गहन चिंतन कर रहा है। महिलाएं घरों से निकली हैं, वो महिलाएं हमारी आज जो आधी आबादी से ज़्यादा है, निकल करके देश सेवा में अपने काम को भी और रोज़गार भी कमा रही हैं, साथ साथ वो सेवा भी कर रही हैं। और छोटे छोटे ग्रुप, हेल्प सेल्फ के ग्रुप बना करके वो और अधिक लोगों को जोड़ करके उनको रोज़गार भी दे रही हैं, इनकम भी उनकी बढ़ा रही हैं, और उस सेवा के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की उस योजना को भी सफल कर रही हैं और उत्तर प्रदेश को भी बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने में भी अपनी भूमिका कर रही हैं। आज इस प्रकार का अवेयरनेस पूरे उत्तर प्रदेश में है, जिस कारण से उत्तर प्रदेश देश को सहयोग करने में, देश को आगे बढ़ाने में, प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने में अग्रणी भूमिका में पहले नंबर पर खड़ा है। ये आखिरी सवाल कि देश का जो अगला प्रधानमंत्री हो वो उत्तर प्रदेश से ही होना चाहिए? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम लोग होना चाहिए या आपकी अपनी इच्छा? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। हम तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री भी यहीं का हो गए होंगे। और वैसे भी हमारे यहाँ चूँकि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति कुछ नहीं कह सकता। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हम व्यक्ति वाली पार्टी नहीं है। ये कांग्रेस नहीं है कि राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी के बाद जो उनका बेटा योगी जी की चर्चा है, वो होगा, उनके बेटे के बाद उनका बेटा होगा। वहाँ ये नहीं है। ये हमारे यहाँ चाहे जैसे अखिलेश हैं, अखिलेश ही क्यों भाई सीएम होंगे? उनके यहाँ बड़े बड़े शिवपाल जी को क्यों नहीं बनाया? वो भी अलग ही परिवार के हैं। आपने और इतने आपके यहाँ कार्यकर्ता, यानी आपके परिवार के सिवा कोई दूसरा है ही नहीं जो कैपेबल हो आपकी पार्टी को और देश को, उत्तर प्रदेश को चला सके। बाकी सब बेकार है, केवल आप उनको यूज़ करेंगे। हमारे यहाँ कोई भी व्यक्ति, मतलब एक चाय बेचने वाले देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, और एक मठ को संचालित करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता जो सड़कों पर चलते चलते लोगों के काम करते करते अकल्पनीय, कभी कल्पना नहीं की थी कि विधायक होंगे, अकल्पनीय पोजीशन पर पहुंच करके जनता की सेवा कर सकता है। ये काम अगर कहीं हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, जहां पर हम अपनी बात को कहने के लिए भी स्वतंत्र हैं। पता नहीं कब किसको कहां से उठा करके कहां बैठा दिया जाए। ये सिर्फ अगर हो सकता है तो मोदी जी
योगी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, भूपेंद्र चौधरी जी, धर्मपाल जी, भाई साहब, हमारे ही संगठन में ये हो सकता है। ये और किसी संगठन में, किसी पार्टी में नहीं हो सकता। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड इसके उदाहरण है। उदाहरण है, देखिए मोहन यादव जी मेरे साथ बैठते थे, थावरचंद गहलोत जी क्या मैं और मोहन यादव जी बराबर बैठते थे और हम लोग ऐसी हंसी मजाक करते थे। मोहन यादव जी कहते थे यार आओ दर्शन करने के लिए, मैं कहा हाँ यार विधायक जी आऊँगा। देखिए सीएम हो गए। धामी जी इसी लखनऊ की सड़कों पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के कारण से झंडा लेके जिंदाबाद जिंदाबाद, विपक्षी के पार्टियों की मुर्दाबाद, सरकार की जन विरोधी नीतियों की मुर्दाबाद, सड़कों पर घूमते थे। मतलब दिन दिन भर मुझे लगता है कि धामी जी को रोटी भी नहीं मिलती थी। तमाम उदाहरण है इसी लखनऊ में कि भोजन नहीं मिलता था, कभी किसी घर में कभी किसी घर में। वो आदमी आज सीएम और सक्सेस सीएम है। ये केवल भाजपा में हो सकता है। हरियाणा में उठा के देख लीजिए, शर्मा जी पहली बार के विधायक पार्टी ने उठा के बना दिया। अरे आप राष्ट्रपति देखिए ना, सैनी जी, आप मुर्मू जी को देखिए, महामहिम राष्ट्रपति जी को, कि कहाँ पे सुदूर बिल्कुल अति पिछड़ा और आदिवासी क्षेत्र में बच्चों को केवल गांव में शिक्षा करा करके कहाँ तक मोदी जी की निगाह पहुंची। आप उसकी कल्पना करिए कि कितनी दूरदृष्टि मोदी जी की है। आप कल्पना करिए कि वो कहाँ शिक्षा ग्रहण करा रही हैं, वहाँ से उनको आग्रह करके और राष्ट्रपति के लिए ले आना, आग्रह करना और फिर देश के लोगों के द्वारा उनको बना देना। देश के लोगों मतलब जो भी वोटर संवैधानिक है उनके द्वारा बना दिया जाना। और मोदी जी ने इसके लिए कहाँ से लेकर के आ गए, ये केवल हमारी पार्टी में हो सकता है। कि आप कुल मिलाकर के देख लीजिए तो एक पोस्टर लगाने वाला व्यक्ति आज इस देश का गृह मंत्री है, अमित शाह जी। पोस्टर लगाने वाला, सड़कों पर पोस्टर लगाने वाला, ये हमारे यहाँ हो सकता है, ये सब जगह नहीं हो सकता। तो ये भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इतना अवश्य है कि आपको अनुशासन में ही रहना होगा। अपना आचरण व्यवहार जनता के प्रति, कार्यकर्ता के प्रति, पार्टी के प्रति और अपनी सरकार के प्रति आपको सकारात्मक ही रखना पड़ेगा। तो आप राइज कर जाएंगे। और आपने अगर उसमें कुछ नकारात्मक किया तो हमारे यहाँ कोई बोलेगा नहीं, डांटेगा नहीं, लेकिन फिर आपको कठिनाई आएगी। तो योगी जी देश के अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं? तो हमारे यहाँ ये डिस्कशन नहीं होता, क्योंकि इसलिए नहीं होता कि हमारे यहाँ जनता पे डिस्कशन है। नहीं, जनता पे डिस्कशन है कि दो चीज़ें हैं। जनता के डिस्कशन से हमारी पार्टी में कौन किस पद पे आए इसका डिस्कशन वो वहाँ पर प्रभाव नहीं डालता। जनता की बात तो देखी जाती होगी। जनता की भावना, जनता क्या चाहती है, जिसकी भावनाएं जिससे होती हैं, जिससे कनेक्ट रहती हैं, वो अपनी बात उससे कहता है। ये सामान्य ह्यूमन नेचर है, इंसानी स्वभाव है कि अगर आपको मुझसे प्रेम होगा तो आप कहोगे भाई मुझे इस जगह पर बैठा दिया जाए, मुझे मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में बना दिया जाए। भाई आपका मुझसे लगाव है, आपको कहेंगे कि मुझे देश में बना दिया जाए। लेकिन तय पार्टी करेगी ना, तय हमारी पार्टी और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। तो ये वो तय करते हैं। कोई भी व्यक्ति बन सकता है और कोई भी व्यक्ति कभी तक भी रह करके पार्टी को सेवा दे सकता है। ये काम केवल अगर हो सकता है तो भाजपा में हो सकता है। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश में कानपुर से गोविंदनगर विधानसभा से विधायक सुरेंद्र मैथानी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ की तमाम नीतियों पर बात की और बताया कि क्यों भाजपा का यहाँ पर इस समय विकल्प नहीं मौजूद है। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।